चलो राइट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। सबने होमवर्क कर लिया? हैव यू डन योर होमवर्क? होमवर्क कंप्लीट? ओके गुड। नाउ राइट अ क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम the minimum energy required to overcome the attractive forces between between an electron and the surface of silver and the surface of silver metal is 5.52 into 10 की power minus 19 joule. What will be the maximum kinetic energy of electrons ejected? Be the maximum kinetic energy of electrons ejected ejected out from silver which is being exposed to UV light of lambda (360 angstrom. करो सॉल्व क्वेश्चन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द attractive forces between an electron and the surface of silver metal is 5.52 into 10 to the power minus 19 joule. What will the maximum kinetic energy of ejected electron from silver which is being exposed to UV radiation of lambda 360 angstrom? Solve this. बिल्कुल ठीक आंसर 49.6 into 10 raised to the power minus 19 जूल। बिल्कुल ठीक है, बच्चों ने कैलकुलेट कर लिया। अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं बेटा। देखो इधर, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस, मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस को तोड़ने के लिए। ठीक है, किसके बीच अट्रैक्टिव फोर्सेस? इलेक्ट्रॉन और सिल्वर। तो इलेक्ट्रॉन और सिल्वर के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं उन्हें तोड़ने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए वो कितनी चाहिए? दिस मच। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज वर्क फंक्शन। ओके, नाउ व्हाट विल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड आउट फ्रॉम सिल्वर व्हिच इज बीइंग एक्सपोज्ड टू यूवी लाइट ऑफ दिस। तो जो लाइट फॉल हो रही है मेटल सरफेस पर उसकी वेवलेंथ है 360 एंगस्ट्रॉम। तो तुम्हें पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल्स टू होता है एच न्यू। तो इसे मैं एच सी बाय लैम्डा लिख दूं, एच सी बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। क्लियर है सबको ये? नाउ एच
6.62 इंटू 10⁻⁻34 और C कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 बाय लेमडा कितना 360 एंगस्ट्रॉम मतलब 360 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन कितना है बच्चों 5.52 इंटू 10 की पावर -19 जूल। ये मैंने तुम लोगों को इसका प्रोडक्ट बता दिया था, कितना बताया था बताओ 19.86 होता है ना, तो 19.9 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली। 19.9 इंटू 10 की पावर कितना 26। ठीक है, -5.52 इंटू 10 की पावर -19 और ये आ गया सॉरी 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 ये आ गया पूरा ही गया, ये आ गया 360 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे, कर लोगे सॉल्व? कितना आ गया बच्चों, कर लेंगे सॉल्व? क्या आ रहा है आंसर 47 समथिंग आ रहा है ना, आंसर है 49.6। यस 49.67 m मेरे ख्याल से इंटू 10 की पावर -19 जूल। 49.68 is the correct answer। ये हो गया, सबने कर लिया? बताओ सबको समझ आया? Have you understood this? Okay, very good. Now write next question। हटा दो ये, डन। नोट कर लो चलो। डन, ओके। नाउ राइट नेक्स्ट। अब लिखो जरा। When a certain metal was irradiated, when a certain metal was irradiated with light of frequency 3.2 into 10 raised to the power 16 hertz, the photoelectrons emitted had the photoelectrons emitted has twice the kinetic energy as did photoelectrons emitted when same metal was irradiated with light of frequency when same metal was irradiated
with light of frequency 2 into 10 की पावर 16 hertz. Calculate nu naught for the metal. करो solve. When a certain metal was irradiated with light of frequency itna hertz, then the photoelectrons emitted has twice the kinetic energy as did photoelectrons emitted when same metal was irradiated with light of frequency itna hertz. Calculate nu naught for the metal. समझ गए क्वेश्चन? समझ गए बच्चों? कितना आ रहा है आंसर? पावनी ने कैलकुलेट कर लिया, आशुतोष ने भी, यस राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। समझ गए तुम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? करें सॉल्व? सबका हो गया, वेरी गुड। देखो इधर कह रहा है when certain metal was irradiated with light of frequency इतना, तब जो काइनेटिक एनर्जी है वो डबल है। कब के डबल है? जब फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक कर रही है 2 into 10 की पावर 16 हर्ट्ज, एंड वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है, तो इस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी, इसे मैंने 1 बोल दिया, इक्वल टू कितनी है बच्चों? एच न्यू कितना है? 2 into 10 की पावर 16 माइनस वर्क फंक्शन दैट इज एच न्यू नॉट। ठीक है, नाउ सेकेंड केस में काइनेटिक एनर्जी 2 विच इज इक्वल टू एच एंड फ्रीक्वेंसी 3.2 into 10 की पावर 16 माइनस एच न्यू नॉट, बट दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1। ठीक है, तो लिख दो ट्वाइस ऑफ K1 इक्वल टू एच 3.2 into 10 की पावर 16 माइनस एच न्यू नॉट। ये होगी इक्वेशन 1 तुम्हारी और ये होगी इक्वेशन 2। नाउ कैन यू सॉल्व दीज? कर लेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देना, ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो न्यू नॉट कितना आ रहा है बच्चों? न्यू नॉट इक्वल टू है 8 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। 8 into 10 की पावर 15 हर्ट्ज। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? किसी को कोई दिक्कत? सब कर लेंगे सॉल्व, बस अब तो कैलकुलेशन करनी है। कंप्लीट। आशुतोष, अभिषेक, आदित्य, अंजलि, हो गया?
ओके चलो नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा बच्चों. यू हैव अ ग्राफ kinetic energy versus frequency for different metals. For different metals. ये KVP by 2012 का क्वेश्चन है. For different metals. This is M1. This is M2, M3, M4. And these metals are M1, M2, M3, M4. हमें नहीं पता, अभी तुम्हें नहीं पता M1 कौन सी है, M2 कौन सी है, बट जो 4 मेटल्स हैं वो ये हैं: लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम रहने दो, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम. These 4 metals are there. Now you have to find which one is M1, which one is M2, which one is M3, and which one is M4. Saransh, good. Yes. सारांश ने फाइंड कर लिया आंसर. बेटा क्वेश्चन तुम लोगों के सामने है. ये ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ फॉर डिफरेंट मेटल्स. ठीक है. नाउ ये जो डिफरेंट मेटल्स हैं ये इन्हीं में से हैं. तो तुम्हें फाइंड करना है कि M1 कौन सी है इनमें से, M2 कौन सी है, M3 कौन सी है, M4 कौन सी है. बच्चों ने कर लिया फाइंड आंसर. गुड. मोस्टली ने करेक्ट आंसर दिया है. लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया है. डन. करें डिस्कस. सबने कर लिया सॉल्व. रिदम सॉल्व कर लिया. रिदम. भूमि. भूमि प्रेजेंट है. भूमि. भूमि है. कर लिया भूमि सॉल्व. देखो इधर, तुम न्यू नॉट से फाइंड कर सकते हो इसका आंसर. तुम वर्क फंक्शन से फाइंड कर सकते हो इसका आंसर. न्यू नॉट देखो सभी के लिए. न्यू नॉट 1, न्यू नॉट 2, न्यू नॉट 3, न्यू नॉट 4. सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके लिए है? लीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी M1 के लिए. लीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज फॉर M1. इसका मतलब M1 को सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस मिनिमम रिक्वायर्ड है ना. वर्क फंक्शन मतलब सबसे कम M1 का है. एंड यू नो एज वी गो डाउन द ग्रुप, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, मैंने तुम लोग को आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेट करके बताया था. डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो ऑब्वियसली वर्क फंक्शन भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगा. ठीक है. सो M1 इज बच्चों सीजियम, देन रुबिडियम, देन पोटेशियम, देन सोडियम. बताओ समझ में आई बात या नहीं? ठीक है. वर्क फंक्शन से चेक कर लो, चाहे सीधा टोटल पूरा H न्यू नॉट से सॉल्व कर लो.
ठीक है, तो वर्क फंक्शन सबसे कम किसके लिए? m1 के लिए। तो सबसे कम एनर्जी रिक्वायर्ड m1 को है, तो m1 शुड बी सीजियम। क्लियर है सबको ये बात? बताओ, सबको क्लियर हो गया? गुड। नाउ राइट लास्ट क्वेश्चन, इस टॉपिक के लिए लास्ट क्वेश्चन लिखो जरा। सबने नोट कर लिया? हटा दूं ये? ओके, चलो लिखो अब जरा। A radiation of wavelength lambda, a radiation of wavelength lambda illuminates the metal surface and eject photoelectron of maximum kinetic energy (1 eV, 1 electron volt). Another radiation wavelength lambda by 3 lambda by 3 eject photoelectron of maximum kinetic energy 4 eV. What is the work function of metal? करो सॉल्व। वेरी गुड सारांश, वेरी गुड। बेटा आयनाइजेशन एनर्जी is the amount of energy which is required to remove an electron from outermost shell of an isolated gaseous atom। ठीक है, ये तुमने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा जरूर, लेकिन नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं है, हम आगे पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। तनिष गलत, तानिश गलत है आंसर, चेक करो। आंसर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बताना है, इसलिए टेंशन ना लो उसे कन्वर्ट करने की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही बता दो आंसर। रुद्र करेक्ट आंसर, आशुतोष करेक्ट, तानिश बिल्कुल ठीक। अब आर्यन चेक आंसर, गलत है आर्यन। हिमांग ठीक है, देखो इधर, खुशी बिल्कुल ठीक। नाउ लुक एट द बोर्ड। जब लैम्डा वेवलेंथ है तब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 1 eV, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट कर दूं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट केस में। नाउ सेकेंड केस में, और कितनी है? 1 eV है, तो 1 eV इक्वल टू hc बाय लैम्डा माइनस वर्क फंक्शन। और दूसरे केस में कितना है? 4 eV,
इक्वल टू एच सी, और लेमडा कितना है भाई, लेमडा बाय 3, लेमडा इज लेमडा बाय 3। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। नहीं कर लोगे सॉल्व? कर लेंगे सॉल्व? हो जाएगा, ठीक है। सो फाई की वैल्यू आ रही है बच्चों 0.5 EV। डन, हो गया। चलो ये कंप्लीट। नाउ कम टू द नेक्स्ट मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल। हटा दो ये, सबने नोट कर लिया? ओके चलो, नाउ नेक्स्ट इज बोहर एटॉमिक मॉडल। जो लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो बोहर ने ही एक्सप्लेन किया था। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम बोहर ने ही एक्सप्लेन किया था, तो अब वही मॉडल हम पढ़ रहे हैं, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल। तो तुमने देखा कि रदरफोर्ड के कुछ डिफेक्ट्स थे, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्टेबिलिटी ऑफ एटम, और लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, ठीक है। So to overcome the objections of Rutherford atomic model and to explain the line spectra of hydrogen atom, बोहर ने एक क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, ठीक है। क्वांटम, क्वांटम क्या था, क्वांटम क्या थे, एनर्जी के पार्टिकल्स ना, मतलब जो बोहर एटॉमिक मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर, वो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है, ठीक है। तो बोहर ने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल दिया, एंड द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल आर, अब पहले हम इसके पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे और फिर इसने और भी काफी कुछ बताया हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इन्होंने उनका स्पेक्ट्रा तो एक्सप्लेन किया ही, और बाकी इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, उसका रेडियस फ्रॉम द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी उस ऑर्बिट में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी, मोमेंटम कितना होगा, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ इन्होंने एक्सप्लेन किया बोहर ने, ठीक है। सो राइट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। समझ में आ रही है बात अभी तक मैंने क्या बोला? ठीक है, तो लिखो जरा, मैं बोल रही हूँ लिखो। टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, लिख देती हूँ, टू ओवरकम the objections of Rutherford atomic model and to explain line spectra of hydrogen atom, line spectra, ओहो पूरा ही गया, line spectra of hydrogen atom line spectra of hydrogen atom, Bohr gave a quantum mechanical model, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम पार्टिकल नेचर पर बेस्ड, ठीक है, क्वांटम
तुम्हें पता है क्वांटम टर्म किसके लिए यूज की है हमने? पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, है ना, एनर्जी रेडिएशंस, एनर्जी के पार्टिकल्स। तो पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड है, और इससे और जो स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी could not explain the line spectra of hydrogen atom, black body radiation, photoelectric effect। क्यों? क्योंकि ये लाइट के पार्टिकल नेचर पर बेस थे फेनोमेना, ठीक है। तो यहाँ ये जो फेनोमेना है ये इससे लाइट का भी पार्टिकल नेचर एक्सप्लेन होता है, ठीक है। Okay, now write postulates of Bohr atomic model. Postulates of Bohr atomic model. Postulates of Bohr atomic model. Write first तो यही है कि स्मॉल पॉजिटिव पार्ट नोन एज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एटम। वहीं से स्टार्टिंग हुई। रदरफोर्ड ने जितने पॉइंट एक्सप्लेन किए थे वो तो हैं ही, ठीक है। बाकी वो जो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे वो यहाँ एक्सप्लेन हो गई। क्लियर है? तो जो उन्होंने पॉइंट दिए थे कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, न्यूक्लियस सेंटर ऑफ एटम में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो कुछ पॉइंट्स वो एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। तो स्मॉल पॉजिटिव पार्ट नोन एज न्यूक्लियस is present in the center of atom small positive part known as nucleus present in the center of atom, then electron revolve around the nucleus in circular orbits. ठीक है, इतना तो उन्होंने भी बताया ही था रदरफोर्ड ने। अब आगे देखो इन्होंने और क्या क्या बताया। तुम्हें पता है कि इनफाइनाइट ऑर्बिट्स पॉसिबल हो सकते हैं? डू यू नो दैट? इनफाइनाइट ऑर्बिट्स हो सकते हैं, 1 से लेकर इंफिनिटी तक ऑर्बिट्स हो सकते हैं। बट भाई ऑर्बिट क्या है? ऑर्बिट तो बस वो पाथ है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो वो तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन इनफाइनाइट पाथ्स में से इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर टाइम पर कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा, ये कैसे डिसाइड होता है? ये कैसे डिसाइड होता है? जिस ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होगा। इंटीग्रल मल्टीपल तो यहाँ एक इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, n, वेयर n इज इंटीजर, ठीक है। n इज इंटीजर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है अप टू इंफिनिटी। सो आउट ऑफ infinite possible orbits, electron revolve only in those orbits whose angular momentum is integral multiple of h/2π। और ये चीज तुम डिराइव भी करोगे फिजिक्स में जब वहां पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ोगे, ठीक है। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? mvr। सो mvr यानी कि एंगुलर मोमेंटम जिस ऑर्बिट का h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगा उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा।
अगर n की वैल्यू 1 तो यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, n की वैल्यू 2 तो सेकंड ऑर्बिट में, n की वैल्यू 3 तो थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, तो इस n से एक्चुअली ऑर्बिट नंबर पता लग जाएगा। ये दिख रहा है थर्ड पॉइंट, इधर लिख देती हूँ थर्ड पॉइंट, ये इधर मैं लिख रही हूँ जितना तुम लोगों को दिख नहीं रहा है। MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वेयर n से पता चल जाएगा ऑर्बिट नंबर। ठीक है, N1 तो फर्स्ट ऑर्बिट, N2 तो सेकंड ऑर्बिट, N3 तो थर्ड ऑर्बिट। तो n इंटीजर, n में भी 0, n में भी 1, n में भी 2, n में भी 3 अप टू इंफिनिटी। समझ में आ रही है बात? तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। ठीक है, ऐसे नहीं है किसी में भी। इन्फिनिटी तक ऑर्बिट्स पॉसिबल हो सकते हैं, इन्फिनिटी तक, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रॉन किस में रिवॉल्व करेगा? इलेक्ट्रॉन उसमें रिवॉल्व कर रहा होगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। सपोज एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का आ रहा है 1 h अपॉन 2 पाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आया 2 h अपॉन 2 पाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। अगर एंगुलर मोमेंटम आता है 3 h अपॉन 2 पाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। ठीक है, एंड ये MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वे n इज ऑर्बिट नंबर। ये तुम डिराइव भी करोगे फिजिक्स में, तो अभी तो तुम्हें याद रखना है कि MVR इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, वेयर n रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट नंबर, और ये MVR क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और क्योंकि ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम कह लो या ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कह लो, दोनों के एंगुलर मोमेंटम बराबर हैं, इसीलिए इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। समझिए मेरी बात को? ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम जब भी तुम्हें निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? NH अपॉन 2 पाई, वेयर n रिप्रेजेंट्स ऑर्बिट नंबर। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम अगर 1 इंटू h अपॉन 2 पाई आया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर 2h अपॉन 2 पाई आया, मतलब इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में है। तो समझ रहे हो बात को? इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होना चाहिए, तो तब इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या है? NH अपॉन 2 पाई, वेयर n रिप्रेजेंट ऑर्बिट नंबर। तो ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम और उसमें रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बराबर होगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट के अंदर है। ठीक है, ओके। तो अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है। अगर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आ रहा है 2h अपॉन 2 पाई, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस? जीरो हुआ तो मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर ऑर्बिट में है ही नहीं, बाहर निकल गया, इंफिनिटी पे चला गया, न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बाहर हो गया। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम MVR, where M represents mass of electron, V represents velocity of electron, and R represents radius of orbit जिसमें इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई।
ठीक है, तो आउट ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट whose angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi. ठीक है, नो, n will never come in decimal, इंटीजर है। तो समझ गए इतनी बात, ये तो सेम पॉइंट है वही रदरफोर्ड वाले। फिर बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन इतने सारे जो ऑर्बिट पॉसिबल हैं, तो ऐसे ही नहीं कि हर एक किसी में कभी भी किसी में रिवॉल्व कर रहा होगा। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई के होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम उसके ऑर्बिट के एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा डेफिनेटली, तो वो उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। और कौन से ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है कैसे पता लगेगा, इस n की वैल्यू से। अगर 1 इंटू एच अपॉन 2 पाए तो फर्स्ट ऑर्बिट में, 2 इंटू एच अपॉन 2 पाए तो सेकेंड ऑर्बिट में, एंड सो ऑन। क्लियर? हटा दें, ये नोट कर लिया तुम लोगों ने? ओके, अब देखो इधर, these orbits are known as stationary orbits. These orbits are known as stationary orbits. अब ये stationary orbits का मतलब क्या है, कोई बताएगा? stationary orbits का यहाँ मतलब क्या होगा? पावनी, गुड। स्टेशनरी ऑर्बिट्स का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि ऑर्बिट रुके हुए हैं। ऑर्बिट इज नथिंग, ऑर्बिट इज पाथ। ठीक है, अब तुम जिस रोड पे मूव कर रहे हो, जिस रोड से कहीं जा रहे हो, तो क्या वो रोड मूव कर रही होती है? तो क्या ये बताना पड़ेगा कि रोड इज स्टेशनरी? या रोड रुकी हुई है, रोड नहीं कहीं भाग रही है, रोड हिल नहीं रही है? ये इस बात का कोई सेंस है? बताओ मुझे, इस बात का कोई सेंस है कि रोड नहीं अपनी जगह से हिल रही है? रोड इज पाथ, तो वो कहाँ जाएगा? वो थोड़ा ना अपनी जगह से हिल रहा है, वो तो पाथ है, बस जिस पाथ पे तुम ट्रेवल कर रहे हो वही तुम्हारे लिए तुम्हारी रोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जहां रिवॉल्व कर रहा है, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर, जिस पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है, वही उसका ऑर्बिट है। तो ऑर्बिट रुका हुआ है या चल रहा है, जैसे इस बात का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स का मतलब क्या है? इस स्टेशनरी ऑर्बिट का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि ऑर्बिट रुका हुआ है, इसने कभी भी इस सेंस में मत लेना। स्टेशनरी ऑर्बिट मींस ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी, ऑर्बिट ऑफ फिक्स एनर्जी मींस ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज क्वेंटाइज्ड। ठीक है, ऑर्बिट की जो एनर्जी है दैट इज क्वेंटाइज्ड। ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, क्वेंटाइज्ड है। सो these orbits are known as stationary orbits. Why these are known as stationary orbits? Because they are of fixed energy, their energy is quantized, इसलिए उन्हें स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, as long as electron remain in a particular orbit, it does not lose energy. It does not lose energy. भाई यही पॉइंट तो था जिसकी वजह से रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल धराशायी हो गया था, या नहीं?
कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो क्या करेगा, कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी लूज करेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसे गिर जाना चाहिए न्यूक्लियस में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इसी बात को तो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड कह रहे हैं, सॉरी, बोहर ने कहा कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तब तक वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि भैया ऑर्बिट की एनर्जी है फिक्स। ऑर्बिट की एनर्जी है फिक्स से मतलब क्या है कि ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी उतनी ही तो है जितनी उस ऑर्बिट की है। तो ऑर्बिट की एनर्जी या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बराबर ही है और सेम बात ही है। ठीक है, तो ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, तो ऑब्वियसली मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है। जब तक वो उस ऑर्बिट में है उसकी एनर्जी फिक्स है, उतनी ही रहेगी। ठीक है, क्लियर? तो जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी कम नहीं होती, उसकी एनर्जी उतनी ही रहती है। ओके, तो इसलिए एटम कोलैप्स नहीं होता है। देन ये शेल्स हैं, ऑर्बिट्स। ठीक है, सपोज, वैसे जो बोहर एटॉमिक मॉडल है दिस इज फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए। मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उनका स्पेक्ट्रा ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, यही इनके डिफेक्ट्स में आगे हम पढ़ेंगे। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो मैं उसी के हिसाब से लेके चल रही हूँ। पहला इलेक्ट्रॉन पहली शेल में होता है, पता है तुम लोगों को, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। और इस स्पीशीज के अंदर है ही एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। शेल कौन सी होगी उसकी, फर्स्ट शेल। ये बात तो पता है तुम लोगों को, इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पता है। ठीक है, तो जब तक ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है तब तक ये एनर्जी लूज नहीं करेगा। और जिस ऑर्बिट में ये एक्चुअली है, ठीक है, जिसमें ये रहने पर ये एनर्जी लूज नहीं करता है, तो वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। ठीक है, दैट शेल या ऑर्बिट या स्टेट इज नोन एज ग्राउंड स्टेट। ठीक है, वो उसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है। अब इधर देखो, अब ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है यानी एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ऑब्वियसली वो फर्स्ट शेल पे ही होगा और उसकी फर्स्ट शेल ग्राउंड स्टेट कहलाएगी। सपोज मैं ग्राउंड स्टेट का मीनिंग क्लियर करने के लिए यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम का एग्जांपल ले रही हूँ, अदरवाइज यहाँ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम डिस्कस नहीं होंगे, क्योंकि बोहर एटॉमिक मॉडल इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम ले लो। ठीक है, सोडियम तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बच्चों, 281। तुम लोगों को ये तो पता है 281 होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम की। ठीक है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट पूछेगा तो कौन सी शेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट एम, यानी कि थर्ड शेल। ऑर्बिट या शेल एक ही बात है, या एनर्जी लेवल। ठीक है, और थर्ड इलेक्ट्रॉन से लेकर 10th इलेक्ट्रॉन तक, सपोज वो थर्ड इलेक्ट्रॉन का पूछे, 5th इलेक्ट्रॉन का पूछे, 10th इलेक्ट्रॉन का पूछे ग्राउंड स्टेट, तो कौन सा शेल, 3 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये है, तो तीसरे से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक यहाँ पर प्रेजेंट है, तो सेकंड शेल। वेरी गुड, सेकंड शेल। और पहला या दूसरा इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट पूछे तो फर्स्ट शेल। समझ गए ना ग्राउंड स्टेट का मीनिंग? हैव यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट मतलब जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो
तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन जिस शेल में आ रहा होता है वो उसका ग्राउंड स्टेट है। क्लियर? देसी भाषा में समझ में आ गया कि जब तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तब इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर आ रहा है ना वो उसका ग्राउंड स्टेट है। क्लियर? तो वो कह रहा है कि एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है तब तक एनर्जी लूज नहीं करता और वो उसका ग्राउंड स्टेट होता है। क्लियर? ओके, चलो अब देखो इधर, जब इलेक्ट्रॉन अपनी ग्राउंड स्टेट से किसी भी हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, ठीक है, ये n इक्वल टू 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 अप टू इन्फिनिटी। तो यहां से सपोज यहाँ फोर्थ में गया इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा या एनर्जी एमिट करके जाएगा? बताओ मुझे। एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, ठीक है। तो जब लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। क्लियर? क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा? टेल मी, क्यों एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा? टू इंक्रीज इट्स एंगुलर मोमेंटम, मतलब जब इसका एंगुलर मोमेंटम इस फोर्थ शेल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तभी ये फोर्थ शेल में जा सकता है। क्लियर? या एनर्जी की टर्म में समझो तुम, जब इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है ऑर्बिट 1 के बराबर तो ये ऑर्बिट 1 में रह रहा है, ठीक है, लेकिन इसे कहीं से एनर्जी मिली, सपोज कोई गैस है, तुम उसे हीट करने लगे, तुमने उसे इलेक्ट्रिसिटी दे दी, कोई सब्सटेंस है उसे तुमने हीट किया या इलेक्ट्रिसिटी दी या किसी भी फॉर्म में तुमने उसे एनर्जी दी, तो इसे कहीं से एनर्जी मिली, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, इसने एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी। तो इसके पास पहले एनर्जी कितनी थी? ऑर्बिट 1 के बराबर। रिमेंबर, ऑर्बिट 1 में है ये, तो इसकी एनर्जी ऑर्बिट 1 के बराबर होगी, ठीक है, क्योंकि ऑर्बिट क्या है? उसका पाथ है। तो ऑर्बिट की एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो सेम ही बात है, ऑर्बिट की एनर्जी या उस ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम ही होगी। क्लियर? आ रही है ना बात समझ? तो अभी जब ये फर्स्ट ऑर्बिट में है तो इसके पास जो एनर्जी है वो फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर है, लेकिन इसने कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब की, और इसने जो एब्जॉर्ब की तो पहले इसके पास फर्स्ट ऑर्बिट के बराबर एनर्जी है जिसे मैंने E1 कह दिया, और अब इसने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की E2 एनर्जी, ये मिलाकर हो गई कितनी एनर्जी? E1 प्लस E2 कितनी एनर्जी हो गई? फोर्थ ऑर्बिट के बराबर। तो ये झट से कहाँ पहुंच गया छलांग लगा के? फोर्थ ऑर्बिट में। बताओ समझ रहे हो मेरी बात को? आर यू गेटिंग दिस? क्लियर? तो ये फोर्थ ऑर्बिट में आ गया इलेक्ट्रॉन, एनर्जी एब्जॉर्ब करके फोर्थ ऑर्बिट में चला गया। तो इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि मतलब फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम थी, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी ज्यादा है? क्या ये बात लग रही है तुम लोगों को? आ रही है समझ? इसका मतलब फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट से ज्यादा है, इसीलिए उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी, और एनर्जी एब्जॉर्ब करके उसके पास फोर्थ ऑर्बिट के बराबर बन गई, तब वो फोर्थ ऑर्बिट में गया। अगर इसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की होती कि एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसकी एनर्जी बन रही होती वो सेकेंड ऑर्बिट के बराबर बन रही होती, तो ये कहाँ पहुंच गया होता? तो कहाँ पहुंच गया होता? सेकेंड ऑर्बिट में पहुंच गया होता। तो आ रही है बात समझ? हम्म आज बच्चे एब्सेंट ज्यादा हैं और आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो गया है। क्लियर? तो तुम लोग मेरे को एक्सप्लेन कर सकते हो, ये बात बता सकता है कोई कि ऐसा क्यों फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी कम, उससे ज्यादा सेकंड ऑर्बिट की, उससे ज्यादा थर्ड ऑर्बिट की, उससे ज्यादा फोर्थ ऑर्बिट की? मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है ऑर्बिट की, या इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट बढ़ रही है जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी कम एनर्जी है,
सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ज्यादा एनर्जी है, एंड सो ऑन। जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, ऑर्बिट की एनर्जी भी बढ़ रही है। बिल्कुल, गौतम ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया। न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं सुबेश, बिल्कुल ठीक पकड़े हैं, सही पकड़े हैं। ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये ऑर्बिट्स। और मैंने तुम लोगों को स्टार्टिंग में ये बात एक्सप्लेन की थी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी होती है। ये बात सबको पता है। स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। और जब अपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके बीच क्या है, अट्रैक्शन, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। क्लियर है ये बात? और जो सेम चार्जेस होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, इनके बीच क्या होगा, रिपल्शन, दैट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन। और फोर्स ऑफ रिपल्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी। पहले मुझे बताओ ये दोनों बातें क्लियर है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी और फोर्स ऑफ रिपल्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी। क्लियर है बात? तो जब भी कोई बॉन्ड बनता है यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनता है तो स्पीशीज को स्टेबिलिटी मिलती है, इसीलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, तो जहां स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी वहां बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी, ये न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव निगेटिव के बीच है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच जितना कम डिस्टेंस होगा, ये हम फॉर्मूले से भी हिसाब लगा लेंगे इस चीज का, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, लेकिन बिना फॉर्मूले के ही तुम जनरली, मतलब बिना फॉर्मूले के ही इस चीज को समझो कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव पास पास है, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव दूर हो गए, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव और दूर हो गए, तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम होती चली जा रही है। नहीं, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हुई, यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम हो गई। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जा रही है तो स्टेबिलिटी कम होती जा रही है, और जब स्टेबिलिटी कम होती जाएगी तो एनर्जी बढ़ती जाएगी या नहीं? बताओ, समझ में आ रही है बात? क्लियर? तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की, या यू कैन से ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑर्बिट्स इंफिनिटी तक हो सकते हैं, और जैसे जैसे ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन से ऑर्बिट की होती है, इंफिनिटी। मैक्सिमम एनर्जी इंफिनिटी की होती है, इनफाइनाइट ऑर्बिट की, इंफिनिटी पे जो ऑर्बिट है उसकी एनर्जी मैक्सिमम होती है। क्लियर है ये बात? हैव यू, ओहो 10:18 हो गए, चलो बाय भाई।